चलो अब आज वाली क्लास में भी सेम पॉइंट पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब हमने पिछली 2 क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेंस समझा, पर ध्यान में रखना कि जो मेन टास्क है वो एक्चुअली साथ में क्या है कि हमने थ्योरी नहीं करनी अकेले ही, साथ साथ जो हमें क्वेश्चंस मिले उनका एग्जीक्यूशन अपने आप कंप्लीट करना इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बचना। तो जो लास्ट क्लास में भी क्वेश्चंस के बाद जो हमें साइन क्लास के बाद जो क्वेश्चंस मिले उनको कंप्लीट करा होना चाहिए। याद रखना, मॉडल को ब्रेक मत करना, कभी भी गलती ना करना। तो चलो अब आज वाली क्लास में सेम पॉइंट पे ही फर्दर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, फिर आगे थ्योरी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंगली पुश करेंगे। तो चलो आज वाली क्लास में पहले ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके दिखाओ। हमें कहा गया कि हमें चाहिए कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n 1 हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें विजिबल था कि जो ये 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर मान लो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को अगर सिंप्लीफाई करें तो उसके लिए हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो हमें मिल गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ऊपर और 1 प्लस 1 2 नीचे। अब हम लोग सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ये हमें दे गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड करो। वो क्या आता? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा न्यूमरेटर में? 2 आयोटा, नीचे 2। तो दिस इज ओनली आयोटा। तो हमने रियलाइज करा कि ये टर्म अकेली आयोटा है। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि आयोटा की पावर n को 1 होना चाहिए, और n हमें गिवन था कि नेचुरल नंबर है। तो ऐसा जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल n बना दैट वाज 4। तो इन क्वेश्चंस में देखो स्किल क्या है, ऐसे कि हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और भी करेंगे। स्किल क्या है कि हमने क्वेश्चन में बेसिक लॉजिक नहीं छोड़ना। बस उस बात को समझना कि क्वेश्चन का रूट हमेशा ऐसे का बनाने की करते हैं कि हमें आसान लगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूट में कभी नहीं जाते। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पर पूरी तरह कोशिश करो कि वो एंड तक खुद से कंप्लीट हो पाए। अब ये करो सॉल्व। अब इस क्वेश्चन का भी सेंस बहुत सिंपल था, हमें नोन भी है। समेशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कि क्या करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने हमेशा समेशन वाले क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऐसे का बनाया होता है कि सबसे पहला काम क्या करो कि ये समझो कि सीरीज एक्चुअली है किस तरह की। तो हमने सिंपली n को 1 2 3 डालना शुरू कर दिया। तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर नोटिस करो तो ये एक तरह से समेशन ऑफ आयोटा की पावर n प्लस समेशन ऑफ आयोटा की पावर n प्लस 1 था। कहाँ से कहाँ तक? n इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक। तो कितनी टर्म्स का समेशन है? कोई ये आयोटा, फिर ये आयोटा स्क्वायर, फिर ये आयोटा क्यूब, लास्ट में आयोटा की पावर 13। अब हमारे माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि जो आयोटा की लगातार 4 टर्म्स होती हैं उनका सम 0 होता जाता है। तो हमें ओरली ही समझ में आता है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 0। क्या बचा? फिर उसके बाद अगली 4 भी 0। तो यहाँ पे केवल एक लास्ट टर्म बचती है, दैट वाज आयोटा की पावर 13। ऐसे ही दूसरी सीरीज में ऑब्जर्व करो, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 13। उन 13 में से ओरली हमें क्लैरिटी है कि जो पहले की 12 टर्म्स हैं उनका सम तो 0 आ जाएगा। कौन सी बची? बस जो केवल लास्ट टर्म बच गई वो थी n को 13 डाले जाने पे आयोटा की पावर 14। इस क्वेश्चन में जो द इंपॉर्टेंट टास्क वाज दिस कि हम इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकें कि ये बचा। अब हमें क्लैरिटी है कि आयोटा की पावर 13 एक्चुअली क्या होता है। आयोटा की पावर 12 1 हो गया, तो आयोटा की पावर 13 इज ओनली आयोटा। तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या बन गया? आयोटा, और ये आयोटा की पावर 14 विच इज -1। तो मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाता? आयोटा -1। पर हमें इसको सही तरीके से बोलने की समझ होनी चाहिए, ऐसे ही बोलना था, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर इसका आंसर एंड तक हमने सही बनाया तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करा। अब हमारे माइंड में ये क्लैरिटी है। देखो ये क्वेश्चन अब अगर बाकी बच्चे डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन जो कर रहे होंगे वो उसमें फंस जाते, तो हमें इसका सेंस कैसे बनता कि हमारे माइंड में ये क्लैरिटी है कि लगातार 4 टर्म्स का सम 0 होता जाता है। तो हमने पहले नोटिस करा कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है। कैसे पता करा? इन दोनों को सबट्रैक्ट करा और 1 ऐड भी करा। 9n + 8 -n + 2 + 1, ये 8n + 7 टर्म्स हैं। गिने जाने पे ये टर्म्स 8n + 7 आ रही है। तो अब 8n मतलब डायरेक्टली 8 का मल्टीपल। तो हमें क्लैरिटी है कि जो 8n टर्म शुरू की हैं वो तो डायरेक्टली 0। क्यों? क्योंकि वो 4 का मल्टीपल आई। तो 4 के मल्टीपल में हर बंडल ने 0 होते जाना है। तो 8n टर्म्स कैसी बनी? 4 का मल्टीपल। तो वो टर्म्स तो डायरेक्टली 0 हो गई, कुछ नहीं करने की नीड पड़ी, 7 टर्म्स बच गई।
उन 7 में से भी पहली 4 0 हो गई, कौन सी बची? लास्ट 3। लास्ट 3 ले लो या फर्स्ट 3 टर्म्स ले लो, इट एक्चुअली मेंट द सेम थिंग। तो अब मान लो कि हम अगर पहली 3 टर्म्स को अगर लें तो वो बनती आयटा की पावर n+2, फिर आयटा की पावर n+3 और फिर आयटा की पावर n+4, ये बच जाता। किसी ने लास्ट 3 ले ली, आयटा की पावर 9n+8, 9n+7 और 9n+6, बिल्कुल सेम आंसर आता है इन बोथ द केसेस। अब ये इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं था, हमें इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना था अभी। तो अगर नोटिस करो तो ये आयटा की पावर n इंटू आयटा स्क्वायर है। आयटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये हो गया माइनस आयोटा और ये हो गया 1। तो हमें रियलाइज हुआ कि ये और ये आपस में कट गई, क्या बचा? अकेला आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब विच इज़ माइनस आयोटा। तो हमारा आंसर बन गया आयोटा की पावर n+3 बोल दो, या इसको माइनस ऑफ आयोटा की पावर n+1 बोल दो, माइनस ऑफ आयोटा की पावर n+1 बोल दो, दोनों एक ही बातें थी। ये आंसर बनाया या फिर ये आंसर बनाया, दोनों एक्चुअली बोथ मेंट एक्चुअली द सेम थिंग। अब इस बात के पता होने के बाद देखो इसमें नोटिस करो क्वेश्चंस को सेंस कैसे करते हैं, इस बात को नहीं छोड़ना कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस एक्चुअली अभी स्कूल के लेवल पे बहुत कम काम है। अल्टीमेटली इस पे जो इंटरेस्टिंग काम फेस करेंगे वो सब आगे जाके कंपटीशन वाला है, पर इन सब बातों पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, हमें ये भी समझ में आना चाहिए साथ में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नोटिस करो, जो हम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, उन सब का जो बेसिस होगा वो अब ये लॉजिक है, उसको बहुत ध्यान से समझना। चलो अब इसको ऑब्जर्व करो। पहले जो पॉइंट अब करना है डिस्कस वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे होश में बहुत ध्यान से समझना और इसको अब ऑनवर्ड्स धीरे धीरे यूज करना शुरू करना। देखो थ्योरी क्या होती है कि मैथ्स में थ्योरी इज जस्ट वन लेग। जब हम किसी टॉपिक की थ्योरी करते हैं तो वो छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है, वो डायरेक्टली हमें बुक्स में भी मिलती है। अभी जिस रीजन से क्लास डायरेक्टली हम लोग अटेंड कर रहे हैं उसका रीजन है कि जो थ्योरी के अलावा जो इनसाइट्स हैं हमें वो पकड़ में आने चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट, इट इज एक्चुअली डायरेक्टली गिवन एवरीवेयर पर नोबडी इज एक्चुअली एबल टू नोटिस इट। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोटिस करना। देखो हम सबको पता है कि z इंटू जेड बार कितना हो जाता है? मॉड z का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है, z इंटू जेड बार जब हम करते हैं तो वो मॉड z का स्क्वायर आ जाता है। हमने पीछे इस पे क्वेश्चंस भी करे। जो ट्रिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि बिल्कुल इसके पता होने के बाद हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि मॉड z का स्क्वायर भी बराबर है z बार के। तो अब जब पहली बार ये सुनते हो तो मैं सुनकर लगता है कि इसमें कुछ हमने अलग थोड़ी बताया, लगा कि सेम तो है। z बार अगर मॉड z का स्क्वायर है ये सबको आता है, पर मॉड z का स्क्वायर z बार है ये लोगों को समझ नहीं आता। तो अब सुन के हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एग्जैक्टली सेम तो पॉइंट है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस पॉइंट पे जस्ट इमेजिन IIT में 10 बार क्वेश्चन आया होगा, बुक्स में क्वेश्चंस कितने सारे गिवन है और कई क्वेश्चंस तो बुक्स में बहुत लेंथी रूट से सॉल्व है। तो लोग उनको क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये सबको पता है z बार बराबर है मॉड z का स्क्वायर के, ये नहीं पता कि मॉड z का स्क्वायर भी z बार है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस समझना। अगर सोचो तो मॉड z का स्क्वायर को z बार लिखने का फायदा क्या है कि ये एक्चुअली हमें पावर देता है ए कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर करने के लिए। मॉड z के स्क्वायर को हमने क्या लिखा? z इंटू जेड बार। अब देखो इसका एडवांटेज कैसे है, इसका क्या फायदा है, हमने ऐसा क्यों करना है। अब ये सोचो कि आज से पहले हमारे सामने कभी कोई बोल दे कि इफ, या डायरेक्टली बोल दे कि इसको एक्सपांड कर दो, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 के स्क्वायर को जरा एक्सपांड करके दिखाओ। तो जस्ट इमेजिन कि हमें, हमारे पास अब से पहले ये पावर नहीं थी। हम क्या करते अभी, हम अगर लेंथी रूट अडॉप्ट करते तो हम z1 को ले लेते x1 प्लस आयटा y1, z2 को डाल देते x2 प्लस आयटा y2। हम लोग इसको डाल देते ये और इसको डाल देते x2 प्लस आयटा y2। या एक क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्टली इसको करते हैं डिस्कस। मान लो हमें कोई कहता कि प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 का स्क्वायर। मान लो कोई हमें बोले कि ये प्रूव कर दो, तो हम अब से पहले क्या करते, हम क्या करते कि सिंपली z1 को x1 प्लस आयटा y1, z2 को x2 प्लस आयटा y2 डाल के पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते,
फिर उसका पूरा मॉडुलस बनाते और उसके स्क्वायर को एक्सपैंड करते। तो कैन वी इमेजिन कि वो कितना लेंथी रूट था, पूरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाना यूजिंग z1 z2, फिर उसके रियल का स्क्वायर करना और इमेजिनरी का स्क्वायर करना। तो दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड रूट, बहुत लंबा था, बिना करे भी हमें दिखता है कि बहुत लंबा रूट हो जाता। पर हमें आज एक नई बात समझ में आई कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है, याद रखना ये बात, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर को तोड़ने का तरीका क्या होता है कि उसको लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। तो जो पहली टर्म है हमें समझ में आया कि वो z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट है। याद रखना ये बात बहुत बार काम आएगी। ऐसे जो नेक्स्ट टर्म है वो z1 माइनस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये बनी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे ही हमने ये टर्म बना दी, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टर्म्स। अब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू करा, z1 इंटू z1 बार वो बन गया मॉड z1 स्क्वायर प्लस z2 इंटू z2 बार वो आगे मॉड z2 का स्क्वायर। ऐसे ही अब नोटिस करो एक टर्म आती z1 इंटू z2 बार, z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 बार, और एक टर्म आती बिल्कुल सिमिलर रूट पे z1 इंटू z2 बार, और एक आ जाती प्लस z1 बार इंटू z2। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट को एक्सपैंड करके आ जाता मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करा। ये करते ही हमें दिखा कि ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, तो डायरेक्टली हमारी टर्म प्रूव हो गई। तो इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। अब कई बार हमें अगर मान लो ये बात ना बताई जाती तो हमारे माइंड में दो टेम्पटेशंस आती। एक तरीका आता जो कि लेंथी रूट था कि हम ऐसे कर लें, एक तरीका आता कि हमें लगता कि इसको सिंपली a प्लस बी के स्क्वायर की तरह एक्सपैंड कर सकते हैं। तो याद रखना कि मॉडुलस को हम a प्लस बी के स्क्वायर की तरह एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं करना कि इसको लिखा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2। ये बहुत आम मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हमारे काम की बात क्या है कि हमें आज एक नई ट्रिक समझ में आनी शुरू हुई। इसका यूसेज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत काम का है। तो पहले सबसे पहले हमने अपने माइंड में इस पॉइंट को डालना शुरू करा। अब इसका यूज़ कैसे है वो क्वेश्चंस में आता रहेगा। जस्ट इमेजिन, अभी ये बिल्कुल रेगुलर सिलेबस के ऊपर बेस्ड पॉइंट है पर बहुत काम का है। तो अब इसका यूज़ कैसे है वो डिस्कस करते हैं डायरेक्टली थ्रू अ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बस ऑब्जर्व करो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्कूल के सिलेबस में जो अकेला ढंग का इंटरेस्टिंग पॉइंट हम कर रहे हैं ना, दैट इज दिस, मॉड z का स्क्वायर इज z इंटू z बार। इस पॉइंट पे बेस्ड IIT में इतनी बार क्वेश्चन आया है और लोग बिना बात के फंस जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना शुरू करना। इसका यूज़ कैसे है वो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस क्वेश्चंस को देख के इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू करना और इस बात को अपने माइंड में लाना शुरू करना। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये भी IIT में आया है बहुत साल पहले। हमें गिवन है कि मॉडुलस z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस z3 और मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 तीनों हमें गिवन है कि 1 है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3। तो इस क्वेश्चन में हमें इसका बिल्कुल सिर पैर समझ नहीं आ रहा। वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ इट कि इसको हैंडल कैसे करें। तो अब हमें नई बात एक समझ में आई कि मॉडुलस से, याद रखना ऐसे बोला करो अपने आप भी, मॉडुलस से कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसने का जो गेट है वो ये फॉर्मूला है कि मॉडुलस z1 का स्क्वायर बराबर होता है z1 इंटू z1 बार के। तो अगर मॉडुलस z1 अगर 1 है तो हमें समझ में आता है कि मॉडुलस z1 का स्क्वायर भी 1 है। अब मॉडुलस z1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, z1 इंटू z1 बार। वहाँ से z1 बार एक्चुअली क्या हो गया, 1 अपॉन z1। तो जो ये 1 अपॉन z1 लिखा हुआ है हम समझ पाए कि वो एक्चुअली z1 बार है। सिमिलरली जो 1 अपॉन z2 है वो z2 बार है, जो 1 अपॉन z3 है वो z3 बार है। तो एक्चुअली जो हमसे पूछा गया है वो z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार का मॉडुलस है। तो ये सिंपली बन गया z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार का मॉडुलस, वो गिवन टर्म। तो अब z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इज सेम एज z1 प्लस z2 प्लस z3, पूरे का कॉन्जुगेट, इस पूरे का मॉडुलस।
और ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस करा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, आंसर सेम आता है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस या फिर खुद उसका मॉडुलस सेम होता तो उसका आंसर क्या बन जाता, डायरेक्टली 1। तो इसलिए इस गिवन टर्म का डायरेक्टली आंसर क्या था, 1। तो इस क्वेश्चन में अगर मान लो जो हमने छोटा सा पॉइंट अभी करा, अगर हमें वो ना आता होता, देखो अब हमें वो नोन था, पर अगर हम उस पॉइंट पे अवेयर नहीं होते तो हम इसमें बहुत तरह के मिस्टेक्स करते। देखो इस बात को याद रखना, और याद रखना ये पॉइंट ये भी बहुत काम का है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मान के करना, z को x प्लस आयटा y लेके करना सबसे इन जनरल लेंथी रूट होता है। क्वेश्चंस में वो करना पड़ सकता है, पर हमेशा उससे बेटर ट्रिक सोचा करो। इस बात को याद रखना, z को x प्लस आयोटा y लेके करने के रूट पे हम हमेशा जा सकते हैं, पर उस पर तभी जाएंगे अगर हमें कुछ और क्लिक ना करता हो। इस बात को ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन में सोचो कि अगर मैं z1 को x1 प्लस आयटा y1 ऐसे ही z2 को ऐसे ही z3 को अगर लेके करना शुरू कर देता तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट वाज टू बी कंप्लीटेड इन अराउंड 1 मिनट। तो देखो ये ऐसे कंप्लीट होता। तो इस बात को बोलना शुरू करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार में पहला सवाल देख के चीज़ें आ नहीं जाती, ग्रेजुअली हम उस पर फाइट मार के करना शुरू करते हैं। तो चलो इसी पॉइंट को ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करो ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप क्वेश्चन ट्राई करने का अकेला पर्पस क्या है कि हम लोग का ग्रेजुअली हमारे माइंड में ये पॉइंट पुश होना शुरू, कि बहुत बार ऐसा होगा। अब ये क्वेश्चन भी कभी बहुत पहले आईआईटी में आया है, अब स्कूल के एग्जाम्स का बहुत आम सा बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, पर नोटिस करो कि जब ये आईआईटी में पहली बार आया होगा तो तब ये क्वेश्चन नया था। इसी तरह के आज तक भी क्वेश्चंस आते हैं और लोग अभी भी ब्लॉक होते हैं। तो जो अकेली ट्रिक है वो क्या, कि मॉडुलस से कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसने का जो अकेला गेट है उसको ध्यान में रखना कि वो एक्चुअली मॉडुलस z का स्क्वायर है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसको डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते थे। जैसे पिछला क्वेश्चन अभी हमने करा, उसमें कई बच्चे मॉडुलस z1 प्लस z2 प्लस z3 को गलती से ऐसे ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 प्लस मॉडुलस z3। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे की गलतियां नहीं करनी। तो कई बच्चे इसको ब्रेक करते हैं, वो गलती से इसके न्यूमरेटर को पढ़ते हैं मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2। बिल्कुल नहीं ऐसा करना। याद रखना कि मॉडुलस के केस में हमने डिसाइड करा था, डिस्कस करा था कि मॉडुलस z1 प्लस z2 को मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 के फॉर्म में ब्रेक नहीं करेंगे। तो उस पॉइंट को नहीं छोड़ना। तो अब इस क्वेश्चन में करें क्या, हम ब्लॉक्ड हैं। तो इस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जो हमें अकेली गेट, जो अकेली लाइट दिखी वो इस पॉइंट पे बेस्ड थी कि मॉडुलस z2 हमें गिवन है कि 1 है। तो मॉडुलस z2 गिवन 1 मतलब मॉडुलस z2 का स्क्वायर भी 1। तो मॉडुलस z2 के स्क्वायर का मतलब z2 इंटू z2 बार हमें नोन था कि बराबर है 1 के। तो हमें दिखा कि जो ये z2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, अगर हम इस डिनोमिनेटर वाले z2 को इस z2 की जगह अगर हम लिख दें 1/z2 बार, क्यों लिख दें, क्योंकि हमें दिखा इसकी जगह 1/z2 बार लिखने का फायदा क्या हुआ कि टर्म बन गई 1 माइनस z1 बार अपॉन z2 बार। मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2 को तोड़ सकते हैं, ऊपर वाले का मॉडुलस अपॉन नीचे वाले का मॉडुलस। तो हमने इसे ब्रेक कर लिया, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। इसका एलसीएम लिया ऐसे लिख के, ये आ गया z2 बार माइनस z1 बार और एक न्यूमरेटर में z2 बार। तो ये टर्म ये बन गई। अब देखो ये टर्म जो डिनोमिनेटर वाली बनी वो न्यूमरेटर जैसी बन गई। तो z1 बार माइनस z2 बार, माइनस का मॉडुलस माइनस 1 का मॉडुलस 1 ही है। तो सिंपली ये क्या बन गया, z1 बार माइनस z2 बार का मॉडुलस, ये बन गया एक्सप्रेशन। तो अगर नोटिस करो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस, नीचे उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, वो हमें क्लियरिटी है दोनों सेम है इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। मॉडुलस z2 कितना गिवन है 1, तो उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी कितना होता 1। तो प्रूव हो गया कि आंसर 1 है, 1 इंटू 1 विच इज 1। तो देखो कितनी सिंपली ब्रेक हो गया। अब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन तब आती अगर हम z1 को x1 प्लस आयटा y1 लेके करने की सोचते। तो इस क्वेश्चन का जो तोड़ने का, इसको ब्रेक करने का जो हमने मेथड बनाया, दैट वाज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द स्कूल सिलेबस के इतने सिंपल से पॉइंट के ऊपर कि मॉड z का स्क्वायर बराबर है z बार के। देखो फिर वही पॉइंट काम आया। तो इसलिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत काम का है, पर कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन से हमारे माइंड में ये बनना शुरू हो जाता है, तो फिर इसके क्वेश्चंस हैंडल होते हैं। तो चलो
इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी एंड तक खुद ब्रेक करने की करो, स्पेंड टाइम ऑन इट एंड डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक दिस पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको ध्यान में लेके आना शुरू करो। तो चलो बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह की बात को बस माइंड में रखते हुए अब ये क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव समझना, बहुत ध्यान से देखना। हमने अभी भी अटेम्प्ट करा, इसको अटेम्प्ट करते समय हमसे कुछ बड़ी स्पेसिफिक गलतियां होती हैं, उनको भी नोटिस करना और आगे से करना अवॉइड करना। देखो बार बार समझना, इस पूरे प्रोसेस में हमारा काम क्या है, थ्योरी को समझना और अपनी बीच में करी जाने वाली गलतियों पे अपने आप को रोकना शुरू करना। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि पहली बार में हमने क्वेश्चन क्रैक करा कि नहीं करा। अगर पहली बार में खुद करा उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जब घर पे भी और जो बाकी असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस भी करो तो उस पर अगर अपने आप टाइम लगा के ब्रेक होता है, वही मेन टास्क है कि हमारा दिमाग चलना शुरू करे कि सेम थ्योरी पे हमें कैसे कैसे डायरेक्टली एग्जामिनर कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, हमें उन्होंने कहा कि प्रूव दैट दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। ये प्रूव करने के लिए ये दिया हुआ है। तो मेरे माइंड में सबसे पहले जो थॉट आता वो एक थॉट ये था कि मैं सिंपली LHS वाली टर्म को रैशनलाइज करूं। तो याद रखना, जब रैशनलाइज करते हैं उसका हमने सेंस बनाया था, तो हमने बाकी बच्चों वाली गलती नहीं करनी थी। जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या बनता, वो बनता a+1 उसका रियल पार्ट है, माइनस आयोटा b उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो उसका कॉन्जुगेट बनता a+1 प्लस आयोटा b। देखो नोटिस करो, रियल पार्ट है a+1, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। रियल को सेम रखा, इमेजिनरी को पहले का नेगेटिव कर दिया, z को मल्टीप्लाई करा z बार से। ऐसे करना था। जिसने गलत करना था उसने मल्टीप्लाई डिवाइड करना था a माइनस आयोटा b -1 से। अगर ये मिस्टेक कर रही है तो उसको याद रखना, ऐसे नहीं करते। एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया ऐसे, तो हमें सही मल्टीप्लाई करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट के साथ। क्या होता है कॉन्जुगेट, रियल पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट पहले का नेगेटिव। अब सिंपली डिनोमिनेटर क्या बन जाता, रियल का स्क्वायर मतलब a+1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो हमारी टर्म ये बन गई। न्यूमरेटर सिंपली दोनों टर्म्स सेम, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, a+1 का होल स्क्वायर साथ में आयोटा b का स्क्वायर विच इज -b² +2 सिंपली आयोटा b इंटू a+1। सिंपली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा। पर देखो इसमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन में करते समय भी आई ट्राइड कि मेरी टर्म सिंपल रहें, कंफ्यूजन कम आए। तो ऐसे बारी बारी मल्टीप्लाई नहीं शुरू करते, बिल्कुल छोटी क्लासेस की तरह। थोड़ा इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस को करना, अपने प्रोसेस को ग्रेजुअली फास्ट करना भी हमारा काम है। तो हमने पहले ये टर्म बना ली, अब इसको एक्सपांड करा। तो जब एक्सपांड करेंगे तो a² + 1 + 2a - b² प्लस ये टर्म बनी। डिनोमिनेटर में नोटिस करो a² + b² बनेगा विच इज 1, डायरेक्टली उसको 1 बना दिया, प्लस एक 1 और आ गया प्लस 2a, ये बन गया डिनोमिनेटर। अब हमने इसे कैंसिल करके दिखाना था कि दिस इज a प्लस आयोटा b। तो अब अगर मान लो इस 1 - b² को, इस 1 - b² को हम लिख सकते थे कि दैट इज a²। तो इसको लिख लिया मान लो a², तो ये a² प्लस a² ये बन गया 2a² प्लस 2a। उसमें से 2a कॉमन, ये टर्म बनी, इन दोनों में से 2 टाइम्स a+1 कॉमन ले लिया, उसका बेनिफिट ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, a प्लस आयोटा b हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकने का ये एक पॉसिबल चैनल था। अगर हमने ऐसे करा तो बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही रूट है। ये स्कूल के एग्जाम में आने वाला बहुत ऑर्डिनरी सा एक क्वेश्चन है, आ जाता है। पर पहली बार ये क्वेश्चन एक्चुअली आया था IIT में, और इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी रूट से अगर करते हैं तो है ये रूट बिल्कुल परफेक्ट। पर अब इसी सवाल का, इसी क्वेश्चन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचो। हमने ऐसे देखो ब्रेक कर लिया इसको कंप्लीटली, पर अब इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचो। हमें किसी ने कहा कि प्रूव इफ a² + b² = 1, प्रूव दैट a प्लस आयोटा b + 1 अपॉन a माइनस आयोटा b + 1 इज a प्लस आयोटा b। तो अगर अपने मन में सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता z जो कि a प्लस आयोटा b है, तो क्या हम लोग को डायरेक्टली दिखता है कि हमें गिवन था कि जो मॉड z का स्क्वायर है वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि 1 है। मॉड z का स्क्वायर क्या बन जाता है, a² + b², वो हमें गिवन है कि 1 है। तो हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि z + 1 अपॉन z बार प्लस 1, z + 1 अपॉन z बार प्लस 1 इज इक्वल टू
z, ये हमने प्रूव करना है। और हमें क्या गिवन है कि मॉड z का स्क्वायर 1 है। तो अब हमने क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझी कि मॉड z के स्क्वायर के 1 होने का मतलब होता है कि z इंटू जेड बार बराबर है 1 के। अब ये हमारा LHS है, उसे हमने ये प्रूव करना है। तो इसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए हम ये कर लेते कि इस z बार की जगह लिख लेते 1/z। सेम क्वेश्चन है, जो हमने इतनी मेहनत से सॉल्व करा उसको नोटिस करना। ये क्या बन गया, ये आ गया z+1/z+1 इंटू जेड। अब ये z+1 ऊपर नीचे कैंसिल और एक सेकंड में टर्म बन गई, इट इज z विच इज a प्लस आइटा b। तो हमने LHS RHS को सेम दिखा दिया, सेम क्वेश्चन हमने ब्रेक कर दिया इतनी फास्ट, जो कि हमें इतनी मेहनत से करना पड़ा। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। जो हमने क्वेश्चंस इससे पहले करे वो हमें डायरेक्टली बोल रहे थे कि यहाँ पे मॉड z के स्क्वायर वाली बात को यूज करो। इस क्वेश्चन में उन्होंने इतनी सी नई ट्रिक क्रिएट करी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म एज z डायरेक्टली, they have directly given the modulus of z in the form of a Cartesian expression कि this is a square plus b square, it is given to us कि it is 1। अब की बार हमने नाम खुद रखा कि z is a plus iota b। तो हमें गिवन था कि mod z का स्क्वायर 1 है और प्रूव करना था कि z+1/z बार प्लस 1 बराबर है z के। देखो कितनी फास्ट हो गया, अगर हमें वही फॉर्मूले की क्लैरिटी है जो हमने आज सुना तो इट इज सो यूजफुल। तो क्वेश्चंस करते समय इस बात को बार बार माइंड में रखना, इट इज वेरी हेल्पफुल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, उसको भी कोशिश करो कि खुद से कंप्लीट हो, नहीं तो इनको डायरेक्टली अपने माइंड में एक बार रखना शुरू करो। बहुत सारे क्वेश्चंस पे फेस करेंगे, एंड में जाके जब टॉपिक वाइंड अप करेंगे तो इस पे बहुत बेटर क्वेश्चंस और फेस करेंगे। उन सबका जो मेन जो कोर काम होगा वो एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो चलो इसी पॉइंट को सोचते हुए एक क्वेश्चन और नोटिस करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी पहली बार अपने आप कोशिश करो कि खुद ही कंप्लीट हो पाए। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि इफ मॉडुलस z इज 1 तो प्रूव करो कि z-1/z+1 कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे प्रूव करो कि वो प्योरली इमेजिनरी है। तो इस क्वेश्चन में एक पर्सपेक्टिव मेरे माइंड में क्या आता कि मैं सिंपली क्या करूं कि z को मान लूं कि वो x प्लस आइटा y है। तो दैट इज अ पॉसिबल पर्सपेक्टिव। वो भी हमें बोलने की समझ होनी चाहिए। बुक्स में जब क्वेश्चन फेस करोगे तो ज़्यादातर वो ऐसे ही करे होंगे। हमने z को लिया x प्लस आइटा y, तो उसका मॉडुलस 1 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, हमें ये पता है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि z-1/z+1 वो हमने बनाया, z-1/z+1 इसे हमने प्रूव करना है कि प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि उसका रियल पार्ट प्रूव करना है कि 0 होगा। तो अब रियल पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा। रैशनलाइज करने का इस टॉपिक में हमें सेंस समझ में आता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता, x+1 माइनस आइटा y। याद रखना यहाँ गलती होती है, बिल्कुल नहीं करनी थी वो गलती। जिसने गलत करा होगा उसने x प्लस आइटा y -1 लिखा होगा, वो नहीं करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो हमने करा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाती है। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रियल का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर प्लस y डायरेक्टली y स्क्वायर। देखो इसको फास्ट लिख लेते हैं, बारी बारी मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं करना। अब साथ में न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखो रियल पार्ट क्या है x-1, यहाँ पे क्या है x+1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो आ गया x² - 1। ये आयोटा y जब मल्टीप्लाई करेगा माइनस आयोटा y से तो वो बना लेगा y² और माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज +1 प्लस y²। फिर y वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करा तो वो आ गया 2 आयोटा y। अपनी कैलकुलेशंस को नीट रखना शुरू करना, कैलकुलेशंस को फास्ट करना, दैट इज अ स्किल। तो वो किसी ने आके बताना नहीं है कि वो करना शुरू करो। तो एग्जैक्टली अभी जब क्लास में जब क्वेश्चंस आते रहेंगे तो नोटिस करा करो कि कैलकुलेशंस फास्ट कैसे करते जानी है। जहाँ पे स्पेस बचती है, जहाँ पे माइंड तेज लगता है, वहाँ पे लगाओ साथ साथ। तो हमने कैलकुलेशन फास्ट करी, ये टर्म बनाई। तो डिनोमिनेटर इसका प्योरली रियल है। क्यों? क्योंकि मॉड z का स्क्वायर है, तो इसको कुछ नहीं कहेंगे। x² प्लस y² हमें नोन है कि 1 है, तो क्या विजिबल है कि ये टर्म कैंसिल होकर 0 हो गई। अकेला 2 आयोटा y अपॉन ये बच गया विच इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्वेश्चन ऐसे नीटली कंप्लीट हो सकता था, पर इसमें भी अपने आप में कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी और हमें ये फंसाती। अब देखो क्लियर, ये टर्म अकेली आयोटा वाली आ गई, तो ये कैसी बन गई, प्योरली इमेजिनरी। हम इस बात को बोल पाए और वही हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट भी था। तो दिस वाज वन रूट।
अब इसी बात को बोलने का एक और बहुत काम का ढंग सुनो, वो भी बहुत काम का है। याद रखना, सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। कभी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी अगर प्रूव करने को कहा जाए, तो ये पर्सपेक्टिव हमेशा माइंड में रखना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आएगा। और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के बराबर आएगा। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो क्या होगा, अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के बराबर आएगा। तो हमने क्या करा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाया, वो आ गया सिंपली न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट z बार, वन का कॉन्जुगेट वन ही हो गया, अपॉन z बार प्लस वन। इसका कॉन्जुगेट ये बना। अब हमें गिवन है कि मॉड z का स्क्वायर इज वन, मतलब हम जानते हैं कि z इंटू जेड बार इज वन, मतलब z बार इज एक्चुअली वन अपॉन जेड। तो टर्म क्या बन गई, ये बन गया वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन वन अपॉन जेड प्लस वन। एलसीएम लेके दिस इज वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड, मतलब ये बन गया माइनस ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। तो ये शुरू वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपली कॉन्जुगेट लिए जाने पे जो आंसर बना वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ही नेगेटिव आ गया। तो मान लो इसका अगर एक नाम रख लें, मान लो इसका नाम रख लेते हैं चलो Z2। तो ये है Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमें रियलाइज हुआ कि जो Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो सिंपली बराबर आ गया माइनस Z2 के। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि सिंपली जो Z2 है दैट इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये सेम क्वेश्चन जो कि हमने वहां पे x प्लस आयटा y लेके करा, उसी को बोल पाने का एक पर्सपेक्टिव ये भी है। तो अभी हम लोग अपने माइंड में केवल इन पॉइंट्स को लेके आना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चंस को करने का बहुत बार एक बहुत फास्ट रूट होता है और एक कंपैरेटिवली स्लोअर रूट होता है। तो हमें हमारे माइंड में अगर डायरेक्टली हमें दिखे कि उस क्वेश्चन में बहुत फास्ट रूट लग पा रहा है तो लगाओ। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, Z2 बार आ गया माइनस Z2, दिस मीन्स दैट Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। कैसे प्रूव हुआ, हमें समझ में आ गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने ही कॉन्जुगेट का नेगेटिव आ जाता है तो वो कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी। तो हमने उस बात को यूज करते हुए इसको प्रूव कर दिया। तो याद रखना, ये रूट याद रखना, प्रूव करना है प्योरली इमेजिनरी, क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट ले लोगे और दिखा दोगे कि वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव आ रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव हमेशा माइंड में रखना। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। जो आज वाली क्लास में भी पॉइंट्स करे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज वाली क्लास में पॉइंट करा अगर बिल्कुल स्कूल के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से अगर डिस्कस करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर इसको माइंड में रखना शुरू करना। देखो जो आज क्वेश्चंस करे इनको जरूर एक बार फिर से नोटिस करो, इनको फिर से रिवाइज करो। तो जो आज कॉरस्पॉन्डिंग आज जो क्वेश्चंस मिले हैं वो हमारी रियल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, उनको एक्चुअली अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्लास में भी इसी पॉइंट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पर स्कूल के सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने करना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाला पॉइंट है। क्या करा हमने नया पॉइंट कि मॉड जेड का स्क्वायर इज जेड बार। तो चलो आज वाली क्लास वाले क्वेश्चंस को भी बस एक बार जरूर दोबारा रिवाइज करना।